Hello guys, what's up? I hope you are doing fine. This is me, Mir Wahid, and today will be the last lecture of crops जो कि आपके सिलेबस में दिया था क्रॉप्स वाला पार्ट। उसको हमने 2-3 लेक्चर्स ऑलरेडी दिए हुए हैं। आज थर्ड लेक्चर है क्रॉप्स के रिलेटेड, तो उसके बाद हम जम्मू कश्मीर वाले जीएस के पार्ट में जाएंगे। ठीक है। I am presenting this lecture series through Wahid Sir's Academy, one of the best platform for free education for JK SSB exams like finance accounts, GSA, Patwari and all the exams, right? तो आज जो हम करेंगे, जो रिमेनिंग पार्ट था वो हम देखेंगे। जिसने अभी तक लेक्चर नहीं देखे पिछले दो, वो आप देख लो, आपको अंदाज़ा लगेगा कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। जिन जिन पॉइंट्स में स्ट्रेस देता हूँ वो आपको वहाँ से क्वेश्चन मिलेगा। दूसरा पॉइंट ये है कि जो भी अभी तक पीडीएफ्स अपलोड नहीं हुए, आज शाम तक जो है आपको जो है आज ही मिल जाएगा। उसका पीडीएफ पूरा सब कुछ मिल जाएगा आपको। वही सर एकेडमी ऐप डाउनलोड करना, वहाँ पर आपको पीडीएफ जो है मिल जाएगा। चलो हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर जो है। जैसे कि आपको पता है, लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि प्लांटेशन क्रॉप्स मैंने थोड़ा सा स्टार्ट किया था, फिर मैंने बोला ये नेक्स्ट लेक्चर में हम प्लांटेशन क्रॉप्स को करेंगे। क्वेश्चन पता होना चाहिए कि सबसे पहले प्लांटेशन क्रॉप्स में कौन सा था, कैश क्रॉप्स क्या होते हैं, नॉन एग्रीकल्चरल क्या होता है, या सॉरी कमर्शियल क्रॉप्स क्या होते हैं। ठीक है। हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स में क्या क्या आता है ये आपको पता होना है। जैसे मैंने वेजिटेबल्स फ्रूट्स के बारे में बताया था, फ्लावर्स के बारे में बताया था, वो हॉर्टिकल्चर में। आज जो हम सबसे पहले बात करेंगे प्लांटेशन क्रॉप्स। प्लांटेशन क्रॉप्स में सबसे पहला पॉइंट जो है दैट इज टी के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला पॉइंट जो है, टी के लिए टेम्परेचर कितना होता है, किस टेम्परेचर में टी ग्रो होता है, आपको बोला 20 to 30 डिग्री सेंटीग्रेड वाला टेम्परेचर टी के लिए होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज किस रेनफॉल में ग्रो होता है। इसका मतलब वो रीजन जहाँ पर रेनफॉल 150 से 300 सेंटीमीटर होता है, उस रीजन में हमें क्या होता है कि हम टी को ग्रो करेंगे। मतलब टी के लिए इतना रेनफॉल होना ज़रूरी है। किस सॉइल में ग्रो होता है टी, ये जानना ज़रूरी है। डीप एंड फर्टाइल वेल ड्रेन्ड सॉइल रिच इन ह्यूमस एंड ऑर्गेनिक मैटर। फर्टाइल सॉइल होना चाहिए, वेल ड्रेन्ड सॉइल होना चाहिए, रिच इन ह्यूमस। ह्यूमस का मतलब होता है जो कि जैसे देखो मैं बताऊंगा ह्यूमस का मतलब क्या। जैसे ये प्लांट्स हैं, प्लांट्स ग्रो हो रहे हैं, ट्रीज हो रहे हैं, इनके ऊपर लीफ होता है, लेकिन जब ऑटम का सीजन आता है ये लीव्स क्या करते हैं, ये गिर जाते हैं। जब ये गिर जाते हैं किसके ऊपर आ जाएंगे, ये सॉइल के ऊपर पड़ जाएंगे। फिर काफ़ी टाइम बाद 1 महीना 2 महीना 5 या 10 दिन जो होता है, ये क्या होता है, वो लीव जो होता है ये डिकम्पोज होना शुरू हो जाता है। लेकिन जब ये डिकम्पोज होना शुरू हो जाए किसके ऊपर आ जाता है, ये किसके साथ मिल जाता है, ये सॉइल के साथ मिल जाता है। जब ये सॉइल के साथ मिल जाता है, सॉइल की फर्टिलिटी जो होती है वो बढ़ जाती है, और वही लीव्स का जो डेड एंड डिकेइंग लीव्स जो होते हैं, प्लांट मैटर जो होता है, जो कि किसके ऊपर, सॉइल के ऊपर पड़ जाता है। ठीक है। तो वो जो होता है उसको ह्यूमस बोलते हैं। दैट मीन्स इसकी वजह से सॉइल की फर्टिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और क्रॉप्स भी क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। एंड अदर ऑर्गेनिक मैटर और बाकी कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स जो होता है, ऑर्गेनिक मैटर होता है, लिविंग मैटर। ठीक है, ये इसके लिए होता है। लेकिन टी प्रोड्यूसिंग स्टेट सबको पता है टी कहाँ कहाँ पर प्रोड्यूस है, यहाँ पर कौन कौन के स्टेट्स हैं जहाँ पर टी प्रोड्यूस होता है। आपको बोलना है आसाम, नंबर सेकंड वेस्ट बंगाल, आप याद रखो, तमिलनाडु, ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पर टी प्रोड्यूस होता है। क्वेश्चन ये पूछा जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट टी इज प्रोड्यूस्ड। ठीक है। तो आपको बोलना है आसाम एक ऐसी स्टेट है जहाँ पर टी प्रोड्यूस है, वेस्ट बंगाल में भी और तमिलनाडु में, लेकिन आसाम जो है नंबर 1 पे यहाँ पर देखने को मिलेगा। इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी इन द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में इंडिया जो सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द ईस्टर्न हिल स्लोप्स ऑफ इंडिया बाय द ब्रिटिश। ये जो है टी किन्होंने शुरू किया था इंडिया में टी का ग्रो करना, आपको बोलना ये स्टार्ट किया था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। कहाँ पर, जो ईस्टर्न स्लोप्स ऑफ हिल्स के जो ईस्टर्न स्लोप्स हैं आसाम में, ठीक है, उन रीजन्स में क्या है, टी को इंट्रोड्यूस किया था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, राइट। या ईस्टर्न हिल्स, स्लोप्स ऑफ ईस्टर्न हिल्स हैव ह्यूमिड क्लाइमेट। ऐसा क्या था कि ऐसा क्यों कि ऐसा वहाँ पर क्यों होता है, मतलब इन ये टी जो है ये ग्रो होता है ईस्टर्न स्लोप्स में। रीज़न ये है कि वहाँ का क्लाइमेट जो है दैट इज़ ह्यूमिड क्लाइमेट एंड इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड रेनफॉल। हर साइड से अगर ये देखेंगे ईस्टर्न साइड, हर साइड से क्या रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन सेम देखने को, थोड़ी सी वेरिएशन देखने को मिलेगा, लेकिन ऑलमोस्ट हम ये बता सकते हैं कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड रेनफॉल। जो यहाँ पर रेनफॉल वो यहाँ पर भी, वो यहाँ पर भी, वो यहाँ पर भी। दैट मीन्स वहाँ पर रेनफॉल की वेरिएशन उतनी ज़्यादा देखने को नहीं मिल रही। विदाउट वाटर लॉगिंग, ठीक है, वाटर लॉगिंग के बगैर, विच आर ऑप्टिमल कंडीशंस फॉर टेरेस फार्मिंग ऑफ टी। टेरेस फार्मिंग बताता हूँ आपको। जैसे हिल रीजन है, ध्यान से समझो टेरेस फार्मिंग का मतलब क्या था। जैसे ये हिली रीजन है,
ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको हम टेरेसेस बना लेते हैं। इस तरीके से हम उसको कट करेंगे। ये ऐसे मैंने कट किया, दूसरा स्लोप मैंने ऐसे दिया, इसको तीसरा स्लोप ऊपर ऊपर जाके ऐसे ऐसे हमने क्या किया। फिर क्या होता है, जब हमें ग्रो करना होता है हम किस तरीके से ग्रो करते हैं। यहाँ पर हम इसको एक मिनट फिर से दिखाता हूँ मैं, ऐसे आपको समझ आ जाएगा। ये एक्चुअली ऐसा होता है, ऐसे ऐसे होता है। ये दूसरा टेरेस मैंने बनाया। अब यहाँ पर करते क्या, हम यहाँ पर इसको ऐसे रखते हैं, यहाँ पर ऐसे रखते हैं, क्योंकि हिली रीजन में हम टेरेस बनाते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हम ट्रीज को ग्रो करते हैं। जो टी प्लांट्स होते हैं ऐसे ऐसे टी प्लांट्स को लगा लेते हैं। फिर नीचे आ जाते स्लोप के थोड़ा नीचे। ऐसे क्या होता है ना, जो पानी रहता है वो ऐसे ही रहेगा, पानी नीचे नहीं आएगा। अगर मैं ऐसे इसको बना लेता, अगर मैं ऐसे इसको बना लेता, ऐसे ऐसे इसको बना लेता, तो पानी जो आता है इन इन जो ये ड्रेन्स हमने दी थी यहाँ पर, ठीक है, इनके बीच में, इन फैरोज, इनको बोलते हैं फरोज, फरोज के बीच में चला जाता। लेकिन हमने इसको कैसे दिया, हमने इसको यहाँ पर टेरेसेस बना लिया। टेरेसेस जब बनाते हैं तो फिर हम इसमें ट्रीज को, सॉरी, ये प्लांट्स को ग्रो करते हैं, जो कि ट्री प्लांट्स है। तो टेरेस फार्मिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है इन हिली रीजन में, जो कि रेस्पॉन्सिबल होता है हम टी ग्रो कर सकते हैं यहाँ पर। और वाटर लॉजिंग नहीं होता, मतलब वाटर इकट्ठे नहीं होता है। वाटर जो होता है वो मूव करता है एक जगह से दूसरी जगह, इकट्ठे वाटर नहीं होता है। जैसे वाटर लॉगिंग का मतलब क्या होता है, जब पानी, जब क्या होता है ना, जब सपोज बारिश पड़ती है, फिर रोड पे ये होते हैं तो छोटे छोटे पिट्स होते हैं, उसके अंदर पानी इकट्ठे हो जाता है। फिर धूप भी अगर होती है स्टिल ये पानी इन पिट्स के अंदर आ जाता है। इसको बोलते हैं वाटर लॉगिंग होना। तो इसके लिए एक परफेक्ट ड्रेनेज सिस्टम होना चाहिए, सो दैट वाटर लॉगिंग ना हो। यहाँ पर क्वेश्चन कैसे बनता है, देखो क्वेश्चन ये बनता है, ये आपको पता होना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया शुगर कैन में मैंने एक एक्स्ट्रा पॉइंट बोला था आपको, मोलासिस। मोलासिस से क्या निकलता है, इथाइल अल्कोहल। काफ़ी ज़्यादा हॉट टॉपिक माना जाता उस पॉइंट को जो मैंने एक्सप्लेन किया था। आप उसको प्री के लिए, मतलब SSB के लिए उसको परफेक्ट बना लो कि मोलासिस जो है वो शुगर कैन का जो रॉ मटेरियल होता है उसको बोला जाता है, और वहाँ से क्या प्रोड्यूस करता है, इथाइल अल्कोहल प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है। उसके बाद टी, यहाँ पर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट वैसे ही है। टी इज ए लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री। यहाँ पर लेबर्स की बहुत ठीक ठाक जरूरत पड़ती है। और जो जब टी लीव्स को प्लग किया जाता है उसके लिए हैंड, स्मूथ हैंड्स चाहिए, क्योंकि उनको रफ हैंड्स नहीं चाहिए, स्मूथ हैंड्स चाहिए। स्मूथ स्किन की जनरली बात की जा रही है यहाँ पर, सो दैट वो इजीली प्लग कर सकते हैं आराम से, सो दैट टी लीव्स जो है खराब ना हो। ठीक है, उनको प्लगिंग करना पड़ता है, इसलिए वो प्लगिंग मशीन तो नहीं करेगी, वो प्लगिंग क्या करते हैं, ह्यूमन से प्लगिंग करके। दैट मीन्स टी प्रोडक्शन में वुमेन का रोल काफ़ी ज़्यादा होता है, क्योंकि वुमेन का हाथ जो होता है वो सॉफ्ट होता है, सो दैट वो टी लीव्स को ईजिली प्लग कर पाते हैं अच्छे तरीके से। इट रिक्वायर्स एबंडेंट चीप एंड स्किल्ड लेबर। इसमें आप बोलोगे सर इसमें चीप लेबर की जरूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि चीप लेबर इसलिए चाहिए क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है वुमेन्स के हर जगह पर, सो दैट अगर वो चीपली अवेलेबल नहीं हो तो ये महंगा हो जाएगा। तो चीप लेबर होना चाहिए इसके लिए अवेलेबल, और स्किल भी होना चाहिए कि टी लीव्स को कट कैसे किया जाता है, रिमूव कैसे किया जाता है, और एबंडेंट चाहिए। ठीक है, इसमें क्या चाहिए, लेबर एबंडेंस में चाहिए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट था, मैंने पहले ही बोला था इसमें एक टेक्निकल स्किल होना चाहिए। ठीक है, स्किल्ड लेबर। टी इज प्रोड्यूस्ड विद इन द टी गार्डन्स ऑफ ट्री गार्डन्स टू रिटेन इट इज फ्रेशनेस। टी को जो होता है प्रोसीड कहाँ पर किया जाता है, प्रोसेसिंग की जाती है कहाँ पर, टी गार्डन्स में इनकी प्रोसेसिंग की जाती है, प्रोसीड किया जाता है। ऐसा क्यों होता है, सो दैट इनकी जो फ्रेशनेस होती है टी के लीव्स की वो मेंटेन रहना चाहिए। ठीक है, टी डेवलपमेंट एंड प्रमोशन स्कीम, वेज कंपनसेशन स्कीम। ठीक है, दो स्कीम्स मैंने बोले, एक बोले टी डेवलपमेंट एंड प्रमोशन स्कीम, सेकंड वेज कंपनसेशन स्कीम, एंड टी, ठीक है, टी बक्यूज आर ऑफ, एक सेकंड, हाँ, आर फ्यू ऑफ द गवर्नमेंट स्कीम्स फॉर टी। क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा कौन कौन सी स्कीम्स हैं जो कि गवर्नमेंट ने लॉन्च की है रिलेटेड टू द टी, आपको ये बोलना है मोस्ट इंपॉर्टेंट, टी डेवलपमेंट एंड प्रमोशन स्कीम, नंबर फर्स्ट वेज कंपनसेशन स्कीम, और टी बक्यूज जो है। ये तीन स्कीम्स हैं जो कि गवर्नमेंट ने किसके लिए रखा है, टी के लिए। देखो टी के लिए आपको याद क्या रखना है, टी के लिए सबसे पहले याद रखना है इसका टेम्परेचर क्या होना चाहिए, इसका रेनफॉल होना चाहिए, किस स्टेट में प्रोड्यूस होता है, और ईस्टर्न स्लोप्स में याद रखना, इसके लिए टेरेस फार्मिंग का होना बहुत जरूरी है। टेरेसेस बना लेना, ठीक है, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, इसमें वाटर लॉगिंग नहीं होती है। और दूसरा ही मैंने ये बोला है कि टी के लिए कौन सा लेबर होना चाहिए, आपको बोलना है ये टी जो है ये इंटेंस लेबर यहाँ पर ज़रूरत पड़ती है, चीप लेबर होना चाहिए, स्किल्ड लेबर होना चाहिए, और एक्स्ट्रा पॉइंट मैंने ये बोला इसके लिए स्मूथ हैंड चाहिए, मतलब लेबर की ज़रूरत पड़ती है, वुमेन लेबर इसका मैं काफ़ी ज़्यादा चाहिए, और प्लग्स जो लीव्स को करते हैं वो काफ़ी ज़्यादा केयरफुल तरीके से करना पड़ता है। ऐसे नहीं कि आपने टी लीव्स को निकाला और फेंक दिया ना, आराम से निकालना पड़ता है। ठीक है, फिर कॉफ़ी की बात करें, सबको पता है कॉफ़ी जो है कर्नाटक की बात की जा रही है, केरला की बात। टेम्परेचर सबसे पहले चाहिए कितना कॉफ़ी के लिए, आपको बोला 15 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड।
नेक्स्ट टी के लिए रेनफॉल कितना होता है आपको बोला 150 to 250 सेंटीमीटर। उसके बाद कौन सा टाइप ऑफ सॉइल होना चाहिए, वेल ड्रेन्ड डीप फ्रेबल लूमी सॉइल, याद रखना वेल ड्रेन्ड सॉइल टी के लिए होना चाहिए। टॉप कॉफी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आपको पता है कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु, मतलब साउथ इंडिया की बात कर रहे हैं। ये साउथ इंडिया की बात कर रहे हैं। यहाँ पर 3 स्टेट्स की मैंने बात की, मैंने बोला केरला होता है, कर्नाटका होता है और तमिल होता है। ये इन 3 स्टेट्स की बात करें जहाँ पर टी प्रोडक्शन होता है, ये सबको पता है। इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी इन द वर्ल्ड, इंडिया जो है 7th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर टी इन द वर्ल्ड है। कॉफी वॉज इनिशियली ब्रॉट फ्रॉम यमन, इनिशियली देखो बैकग्राउंड क्या है, ऐसे क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि वो आपको बताएगा इंडिया में बोलो सबसे ज्यादा कॉफी कहाँ निकलता है या सबसे ज्यादा टी कहाँ, क्योंकि ये सबको पता है, आसाम और कर्नाटका ये तो सबको पता है, ठीक है। लेकिन मसला ये है कि अगर ज्यादातर डीप हो जाएगा वो ये पूछ सकता है कि कॉफी जो है इसको इनिशियली किस कंट्री से इंट्रोड्यूस किया गया, कहाँ से लाया गया। आपको बोलना है कॉफी वाज इनिशियली ब्रॉट फ्रॉम यमन एंड इंट्रोड्यूस्ड ऑन द बाबा बूडान हिल्स। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एसएससी, ये सीडीएस बोलो, ये जेकेएसएसबी का तो हार्ट बन गया है। उसके बाद यूपीएससी में ऑलरेडी पूछा गया है, केस में भी पूछा जाएगा। मतलब ये आपको समझो कि टी को लाया कहाँ से, मतलब इसका एक बेसिक इंट्रोडक्शन है, सॉरी इसका एक हिस्ट्री है। कॉफ़ी जो है इंडिया में आया है यमन से, और इसको इंट्रोड्यूस कहाँ पर किया है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाबा बूडान हिल्स। आपके लिए एक क्वेश्चन है, ये बाबा बूडान हिल्स कहाँ पर है, आपको नेट पे सर्च करना है। हिल्स विथ वेल ड्रेनेड शेड कैनोपी होना चाहिए, मतलब वहाँ उन जगहों पर होना चाहिए, उन जगहों पर कॉफ़ी की प्रोडक्शन होती है जहाँ पर शेड कैनोपी होना चाहिए। मतलब समझो, ये मतलब समझो जैसे कि यहाँ पर एक ऐसा हिल, जैसे यहाँ पर एक इस तरीके से है, टेरेस है, टेरेस नहीं हिल है, तो यहाँ पर कुछ ट्रीज हैं, ऐसे बड़े ट्रीज हैं, ये इस तरीके से, ये बड़ा ट्री है, ये बड़ा ट्री है। तो ये ट्रीज के क्या है, ये लीफ है, ब्रांच से जो भी ये इस तरीके से आ गया। दूसरा ट्री मैं बताऊंगा, ये दूसरा ट्री है, इसके लीफ ऐसे से। तीसरा ट्री में बताऊंगा ऐसे से। अब इन लीव्स की वजह से क्या होगा, जरा मुझे बोलो आप, ये वाला पोर्शन जो है, ये वाला पोर्शन, क्या यहाँ पर लाइट पड़ेगी? यहाँ पर लाइट नहीं पड़ेगी, क्योंकि शेडो है, क्योंकि लीव्स जो है ऊपर से जो सनलाइट आती है वो लीव्स क्या करते हैं, ट्रैप कर लेते हैं, या बोल सकते हैं यहाँ पर शेडो पड़ता है। जैसे हम ट्री के गर्मी में ट्री के नीचे बैठते हैं, वहां पर क्या होता है, शेडो होता है, क्योंकि उन ब्रांचेस की वजह से ऊपर से, या लीव्स की वजह से। तो यहाँ पर भी ये होता है। मतलब ये है कि ये लार्जर ट्री जो होते हैं उनके बीच में जो होता है ग्रो होते हैं, इस तरीके से आप बोल सकते हो, क्योंकि इनके लिए शेडो का होना, शेडो कैनोपी होना जरूरी है। आई होप ये आपको समझ आएगा। यही यहाँ पर कहने का मतलब है, हिल्स आर वेल डिफाइंड शेड कैनोपी कंप्राइजिंग एवरग्रीन लेग्यूमिनस ट्रीज प्रोवाइड द ऑप्टिमल कंडीशन फॉर द कॉफी। क्वेश्चन पूछा कॉफी कल्टीवेशन को, क्वेश्चन पूछा जाएगा ऐसे कौन से ट्रीज होते हैं जो कि एक कंडीशन क्रिएट करते हैं कॉफी कल्टीवेशन के लिए। आपको बोलना है एवरग्रीन लेग्यूमिनस ट्रीज जो होते हैं ये प्रोवाइड करते हैं, एक कंडीशन क्रिएट करते हैं, और किन के लिए, कॉफी कल्टीवेशन के लिए। दैट इज वाई इट्स मेनली कंसेंट्रेटेड इन द हिली रीजन्स। इसलिए ये किन रीजन्स में, तो आपको बोलना है ये हिली रीजन्स में देखने को मिल रहा है, ठीक है, क्योंकि ये कंडीशंस इनको वहां पर मिल जाती है। शेडो कैनोपी हिल्स में ही इनको देखने को मिल रहा है। उसके बाद कौन कौन सी, मैं तो आपको पूरा वास्ट ये पढ़ा रहा हूँ, पूरा वास्ट पढ़ा रहा हूँ। फिर जो जो क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा वो आप कर सकते हो, सो दैट आपको ये शक भी नहीं रहेगा, ये डर भी नहीं रहेगा अब यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, यहाँ से क्या करेंगे। तो फिर आप अपने हिसाब से नोट्स बनाओगे, जो जो आपको पॉइंट याद रखना होगा वो आप रख सकते हो। वेरियस इंटीग्रेटेड कॉफी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स एंड स्कीम्स हैव बीन लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट टू सपोर्ट कॉफी प्रोडक्शन। बहुत सारी स्कीम्स लॉन्च किए हैं गवर्नमेंट ने, बहुत सारी स्कीम्स जो है लाई हैं गवर्नमेंट ने, ठीक है, सो दैट क्या कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कॉफ़ी प्रोडक्शन करें। इसका मतलब मैंने टी के बारे में बोला, टी भी क्या है, प्लांटेशन क्रॉप है। उसके बाद मैंने बोला कॉफ़ी भी क्या है, आपको बोला ये भी प्लांटेशन क्रॉप है। याद रखना, आपको पता होना चाहिए कैटेगरी टी। टी इज कंसिडर्ड एज ए प्लांटेशन क्रॉप, इट्स ए कैश क्रॉप, या इट्स और कोई क्रॉप का नाम, तो आपको पता होना चाहिए कि ना तो हॉर्टिकल्चर है ना कुछ है, ये क्या है, आपको ये प्लांटेशन क्रॉप। फिर पूछा जाएगा क्या कॉफ़ी प्लांटेशन क्रॉप, आपको बोला यस कॉफ़ी इज अ प्लांटेशन क्रॉप। एसएसबी इस टाइप के क्वेश्चंस पूछ ले, तो प्लांटेशन क्रॉप कौन सा नहीं है, वो तो मैंने आपको टेबल पहले ही दिया। उसके बाद नेक्स्ट इफ वी टॉक अबाउट द रबर, टेम्परेचर चाहिए अबाउट 25 डिग्री सेंटीग्रेड विथ मॉइस्ट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। नेक्स्ट चलेंगे, रेनफॉल कितना होना चाहिए, मोर देन 200 सेंटीमीटर रेनफॉल होना चाहिए। लिस्ट बनाना पड़ेगा आपको टेबल। सॉइल टाइप जो है रिच वेल ड्रेन्ड एलोवियल सॉइल, याद रखना है एलोवियल सॉइल, ये पूछा जाएगा कि किसकी हम बात कर रहे हैं, किसकी हम बात कर रहे हैं, हम रबर की बात करें। क्वेश्चन पूछेगा रबर के लिए, जैसे हम कॉटन की बात करते हैं हम बोलते हैं ब्लैक कॉटन सॉइल होता है, लेकिन इसके लिए स्पेशली याद रखना है, इसके लिए याद रखना है सॉइल ऐसा होना चाहिए जो कि एलोवियल सॉइल।
एलोवियल सॉइल क्या मतलब क्या होता है, जो जब रिवर फ्लो होता है वो क्या करता है, अपने सेडिमेंट्स को एक जगह से दूसरी जगह लेकर आता है। वो रिवर की वजह से वो सेडिमेंट्स यहाँ पर डिपॉजिट हो जाते हैं, वो सॉइल यहाँ पर डिपॉजिट, उसको बोलते हैं एलोवियल सॉइल। मतलब इसका पोर्टिंग एजेंट जो होता है दैट इज द रिवर, ये होता है एलोवियल। दूसरा होता है एलियन, AELOIN। एलियन जो होता है, आपको बोलना है वो उसका जो ट्रांसपोर्टिंग एजेंट जो होता है वो विंड होता है। ये जनरली किस में होता है, राजस्थान में होता है, डेजर्ट रीजन में देखने को मिल रहा है। टॉप रबर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आपको पता, रबर केरला में, तमिलनाडु में, कर्नाटक, मतलब साउथ इंडिया में ही प्रोड्यूस होता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में ऑलरेडी पूछा गया है, ये वाला जो है ये एग्जाम में पूछा गया है। आज ही आप क्वेश्चंस लगा लो। कल किसी स्टूडेंट ने मुझे शायद कौन सा लेक्चर था वो, हाँ, जो प्लानिंग वर्सेस मार्केट इकोनॉमी का, उसने ल्यूसेंट में सभी शायद 10-30 क्वेश्चंस थे वहाँ पर। उसने मुझे, मैंने फिर देखा था, लेट देखा था मैं, लेकिन उसने मुझे सभी क्वेश्चंस लगाए थे। वो ल्यूसेंट के उसने पिक्स ली थी, सभी को टिक किया था उसने, और जो मैंने पढ़ाया था वही। अगर आपको लग रहा है कि आप ल्यूसेंट खोलो और मार्केट वर्सेस प्लानिंग इकोनॉमी जो है, ठीक है, प्लानिंग वर्सेस मार्केट इकोनॉमी सभी क्वेश्चन लगेंगे। इसी तरीके से आपको क्रॉप्स भी लगेंगे, आप जाओ क्वेश्चंस कर लो, ठीक है, सभी क्वेश्चंस लगेंगे आपको। इट इज़ एन इक्वेटोरियल क्रॉप, याद रखना, रबर एक इक्वेटोरियल, मतलब इक्वेटोरियल रीजन में, ठीक है, रबर जो है ये एक इक्वेटोरियल क्रॉप है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 5 स्टार लगा लो, बट अंडर स्पेशल कंडीशंस, लेकिन कुछ कंडीशंस हैं। इट इज़ आल्सो ग्रोन इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एरियाज। याद रखना, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये कौन सा क्रॉप है, आपको बोलना है ये क्रॉप तो है इक्वेटोरियल रीजन का। इक्वेटोरियल क्रॉप, रबर को बोला जाता है इक्वेटोरियल क्रॉप, कंफ्यूज नहीं होना। ग्रो कहाँ पर होता है, ग्रो ये ट्रॉपिकल रीजन्स भी में होता है, सब ट्रॉपिकल रीजन, दैट डजंट मीन इसको बोला जाएगा ट्रॉपिकल क्रॉप ना, नाम है इसका इक्वेटोरियल क्रॉप, लेकिन ग्रो होता है ट्रॉपिकल रीजन्स में भी सब। और क्वेश्चन पूछा जाएगा कि रबर जो है, रबर इज ग्रोन इन ट्रॉपिकल एज वेल एज सब ट्रॉपिकल एरियाज, आपको बोलना है, टिक करना है। फिर क्वेश्चन पूछेगा रबर इज एन इक्वेटोरियल क्रॉप, आपको बोलना यस इट इज एन इक्वेटोरियल क्रॉप, ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट था यहाँ पर। रबर इज एन इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल, ये क्या है, ये एज ए रॉ मटेरियल है, क्योंकि आप रबर लाते हो उसके बाद उसका फिर यूज़ किया जाता है, मतलब एज ए रॉ मटेरियल होता है। कौन, रबर जो है रॉ मटेरियल का रोल करता है। नेक्स्ट, रबर प्लांटेशन डेवलपमेंट स्कीम एंड रबर ग्रुप प्लांटेशन स्कीम आर एग्जाम्पल्स ऑफ गवर्नमेंट लेड इनिशिएटिव फॉर रबर। अगर ये भी पता होगा तो सबसे अच्छी बात है। फिर फाइबर क्रॉप्स, अभी तक जो मैंने बोला आपको, मैंने 3-4 क्रॉप्स का नाम बोला, मैंने बोला टी, मैंने बोला कॉफ़ी, मैंने बोला रबर, इनको बोला जाता था क्या, मैंने बोला अभी, ये थे प्लांटेशन क्रॉप्स, कंफ्यूज नहीं होना, इनको बोलते हैं प्लांटेशन क्रॉप्स। ये मैंने रबर भी बोला इसके पहले, और उसके बाद मैंने बोला रबर भी, हाँ, उससे पहले क्या मैंने बोला था, कॉफ़ी बोला था मैंने, और इससे पहले टी बोला था। तो ये 3 आप याद रखना है, ये प्लांटेशन क्रॉप्स के अंदर आता है, किस स्टेट में प्रोड्यूस, तो ये आपको पता होना चाहिए। फिर लेकिन नेक्स्ट टाइप जो है दैट इज़ द, यहाँ पर फाइबर क्रॉप्स पूछा जाता है। कॉटन, कॉटन भी जो होता है ये रॉ मटेरियल का रोल करता है, इससे यर्न निकालते हैं, और यर्न को फिर किस में कन्वर्ट किया जाता है, जो हम क्लोथ्स बना लेते हैं, फाइबर बना लेते हैं, ये आपको याद रखना है। तो क्वेश्चन आ जाएगा विच आर द फॉलोइंग इज ए फाइबर क्रॉप, आपको पता होना चाहिए कॉटन इज कंसिडर्ड एज ए फाइबर क्रॉप। टेम्परेचर कितना होना चाहिए, टेम्परेचर बिटवीन 21 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड। रेनफॉल कितना होना चाहिए, 50 to 100 सेंटीमीटर। सॉयल टाइप कौन सा होना चाहिए, वेल ड्रेन्ड ब्लैक कॉटन सॉयल पूछा गया है, लेकिन किस कहाँ का ब्लैक कॉटन सॉयल, आपको बोलना है डेक्कन प्लेटू, जहाँ पर महाराष्ट्र आपको देखने को मिलेगा। तो महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा निकलता है। कॉटन को ग्रो करने के लिए हमें सॉयल चाहिए, उसको क्या नाम दिया जाता है, ब्लैक कॉटन सॉयल बोला जाता है, ठीक है। एक और इसको बोला जाता है, आपको बोलना है इसको ब्लैक कॉटन सॉइल को क्या बोला जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। आपके लिए एक वो क्वेश्चन पूछा गया, मैं यहाँ पर नहीं बताऊंगा, लेकिन आपको नेट पे सर्च करना है इसको कौन सा सॉइल बोला जाता है, ब्लैक कॉटन सॉइल को। मैं आपको हिंट देता हूँ, इसको आर से वो शुरू हो जाता है, RE से, और लास्ट पे फिर RE, फिर लास्ट पे R। तो मैंने आपको हिंट भी दिया है, उस सॉइल को क्या बोला जाता है, वो एक्चुअली वो ही पूछा जाता है कि ब्लैक कॉटन सॉइल इज आल्सो कॉल्ड एज, मतलब जहाँ पर कॉटन ग्रो होता है उस सॉइल को ब्लैक कॉटन सॉइल बोलते हैं, और दूसरा नाम भी बोला जाता है। और लेकिन डेक्कन प्लेटू याद रखना साथ। टॉप कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स गुजरात है, महाराष्ट्र है, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, राजस्थान स्टेट्स को पता होना चाहिए। उसके बाद इंडिया इज बिलीव टू बी द ओरिजिनल होम ऑफ द कॉटन प्लांट्स। ओरिजिनल होम जो है कॉटन प्लांट्स का वो इंडिया है। सबसे आपको पता ही है ब्रिटिशर्स ने अपना ट्रेड करना शुरू कर दिया यहाँ पर, वो तो रॉ मटेरियल लेकर जाते थे कॉटन, कहाँ पर, लंदन लेकर जाते, क्योंकि वहाँ पर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ऑलरेडी हो चुका था इंग्लैंड में। तो इस रॉ मटेरियल का यूज़ करके फिर क्या करते, क्लोथ्स बनाकर फिर इंडिया मार्केट में फिर से बेचने आते थे। तो दैट मीन्स पहले से ही इंडिया में क्या था, इसको बोलते हैं ओरिजिनल होम ऑफ कॉटन प्लांट्स, ठीक है। कॉटन इज वन ऑफ द मेन रॉ मटेरियल फॉर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, किसके लिए, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए एज ए रॉ मटेरियल का रोल करता है।
कॉटन नीड्स 210 फ्रोस्ट फ्री डेज एंड ब्राइट सनशाइन फॉर इट्स ग्रोथ। कॉपर से कॉटन को ग्रो करने के लिए, ठीक है, 210 फ्रोस्ट फ्री डेज होने चाहिए, मतलब कोई फ्रोस्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है, और ब्राइट सनशाइन होना चाहिए। क्वेश्चन पूछा जाता है ये क्या है, आपको बोला ये खरीफ क्रॉप है, मतलब इसको समर क्रॉप बोला जाता है। एंड रिक्वायर 6 to 8 मंथ्स टू मैचर, और इसको 6 से 8 मंथ लगते हैं तैयार होने में। सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन एंड टेक्नोलॉजी मिशन, ठीक है, फाइबर सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन, क्वेश्चन आएगा कि ऐसा कौन सा रेवोल्यूशन, आपको बोला सिल्वर रेवोल्यूशन किस लिए, कॉटन के लिए। और टेक्नोलॉजिकल मिशन ऑन कॉटन आर द गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स फॉर इंक्रीजिंग कॉटन प्रोडक्शन इन इंडिया। कॉटन बीन जेनेटिकली मॉडिफाइड इनटू बीटी कॉटन, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछ, मैं क्यों यहाँ पर मैं थोड़ा सा तेज चला, तेज इसलिए चला क्योंकि यहाँ पर ये तो ऑलरेडी ऑलमोस्ट ये पता ही होगा, लेकिन जिस पॉइंट पे ज़्यादा फोकस करना है, जिसमें एक्सप्लेनेशन की जरूरत है, वो मैं यहाँ पर बताऊंगा। तो अब यहाँ पर देखो, कॉटन जो है ये इसको बोला था जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, याद रखना, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप इसको बोला जाता है, ठीक है। कॉटन बीइंग जेनेटिकली मॉडिफाइड इनटू बीटी कॉटन, ठीक है, बीटी कॉटन में, ठीक है, इसको मॉडिफाई किया, कॉटन को किस में मॉडिफाई किया, आपको बोलना है कॉटन को मॉडिफाई किया गया बीटी कॉटन में। अब आप बोलोगे सर ये बीटी क्या है, आपको बोलना है बैसिलस थायरोजेनेसिस इसको बोला जाता है, याद भी नहीं रखोगे, बस इतना ही अगर याद रखोगे बीटी, तो दैट मीन्स कॉटन को जेनेटिकली मॉडिफाई किया, जेनेटिक इंजीनियरिंग की गई है, और किस में कन्वर्ट किया गया, आपको बोलना है कॉटन को जब क्या किया गया है, जेनेटिक इंजीनियरिंग की गई है, इसको मॉडिफाई किया गया है बीटी कॉटन में। क्यों इसको मॉडिफाई किया, ऐसा क्या है कि इस कॉटन को मॉडिफाई करके एक नया वर्जन बनाया गया है, जैसे बोला जाता है बीटी कॉटन टू फाइट एनवायरमेंटल स्ट्रेस एंड पेस्ट अटैक, क्योंकि इस कॉटन को पेस्ट अटैक होता था, और ये पेस्ट अटैक में खराब होता था, ये सर्वाइव नहीं कर पाता था, तो उसको बचने के लिए इसको मॉडिफाई किया गया, बनाया गया बीटी कॉटन, ठीक है। जेनेटिक इंजीनियरिंग की जाती है एक्चुअली, और उसमें क्या देखने को मिला, एक तो ये मेंटल एनवायरमेंटल स्ट्रेस जो है वो बियर कर पाए, और पेस्ट अटैक से ये बच जाए, कौन वाले, ये बीटी कॉटन जो है, इसमें पेस्ट अटैक जो है रोल नहीं करेगा, पेस्ट अटैक इसको कुछ नहीं करेगा। उसके बाद जूट, जूट भी क्या है, आपको बोलना जूट इज आल्सो ए फाइबर क्रॉप। टेम्परेचर कितना चाहिए 25 to 35, ये तो आपको पता ही है। रेनफॉल ये होना चाहिए 150 to 250, लेकिन क्वेश्चन यहाँ पर है सॉइल टाइप कौन सा, वेल ड्रेन्ड एलोवियल सॉइल इसके लिए भी चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। टॉप जूट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स, जो जूट बोलते हैं, जो सच नहीं बोलते हैं, वो वेस्ट बंगाल है, बिहार है, आसाम है, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा। बस आपको याद रखना वेस्ट बंगाल वाले जूट बोलते हैं, आपको पता चलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो है इंपॉर्टेंट, इट इज़ मेनली कंसर्न इन ईस्टर्न इंडिया, याद रखना जूट जो है सिर्फ और सिर्फ ईस्ट इंडिया में ही निकलता है, ईस्ट इंडिया मैंने यहाँ पर बना लिया, सिर्फ और सिर्फ ईस्ट इंडिया में बोला जाता है, बिकॉज ऑफ रिच एलोवियल सॉइल्स, क्योंकि वहाँ पर क्या है, ईस्ट इंडिया में रिच एलोवियल सॉइल्स जो है देखने को मिल रहा है, ठीक है, ऑफ गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, आपको पता है वहाँ पर जो होते हैं रिवर्स फ्लो होते हैं, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा जो है वहाँ पर, उसकी वजह से वहाँ पर एलोवियल सॉइल देखने को मिल रहा है, और वहाँ पर क्या है, कॉटन देखने को, सॉरी जूट देखने को मिल रहा है। और आपको पता है लार्जेस्ट डेल्टा जो है दैट इज सुंदरबंस डेल्टा, कहाँ पर आपको पता है, वेस्ट बंगाल में, इसीलिए सबसे ज़्यादा जूट जो है वेस्ट बंगाल में देखने को मिल रहा है। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जूट इन द वर्ल्ड, जूट बोलने में इंडिया जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, सॉरी जूट प्रोडक्शन करने में, ठीक है, थोड़ा सा कोड भी अगर याद रखोगे, ठीक है, तो याद रखना इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जूट इन द वर्ल्ड, डेफिनेटली होना भी चाहिए अगर आप लॉजिकली सोचोगे। ऐसा क्यों है सर, आप बोलोगे सर इंडिया जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर जूट तो है, लेकिन इसके लिए सॉइल कौन सा चाहिए, आप बोलोगे सर इसके लिए एलोवियल सॉइल चाहिए, फिर ये कहाँ पर ग्रो होता है, अच्छा ये तो ईस्टर्न स्टेट्स में ग्रो होता है, अच्छा ऐसा क्या है कि ईस्टर्न ग्रो स्टेट्स में, क्योंकि वहाँ पर गंगा ब्रह्मपुत्र जो डेल्टा है ना, लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड जिसको बोले सुंदरबंस डेल्टा, तो वहाँ पर तो देखने को मिलेगा ही ना, तो जब वो लार्जेस्ट डेल्टा पूरे वर्ल्ड में है, तो हम ये भी बोल सकते हैं कि हाँ शायद जूट हो सकता है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड। तो ये आपको याद रखिए, इट इज नोन एज द गोल्डन फाइबर, याद रखें, क्वेश्चन पूछे गोल्डन फाइबर किसको, इसको लिखो एसएससी के लिए, सॉरी एसएसबी के लिए लिखो, इसको एग्जाम के लिए नोट करो, क्रॉप्स में अगर छेड़ेगा वो क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है, इस टाइप का क्वेश्चन एसएसबी का जो एक हॉट टॉपिक माना जाता है, ठीक है, गोल करो इसको, हाईलाइट करो, ये मैंने गोल कर दिया, ठीक है। तो दैट मीन्स आपको ये पॉइंट जो है याद रखना है, गोल्डन फाइबर, अगर मैं कल क्वेश्चन दे दूंगा आपको गोल्डन फाइबर किसको बोलता है, आपको बोलना है जूट जो है जो बोलता है उसको गोल्डन के फाइबर पहनाए जाते हैं, बस इतना आपको याद रखना है।
देखो झूठ बोलने से भी गोल्ड मिलता है आपको। इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग गनी बैग्स, आपने देखा होगा गनी बैग जो होते हैं, ठीक है, जैसे जिसमें आपको राइस आता है, जिसमें आपको जो खाद होती है, मैन्योर होता है, ऐसे ऐसे टाइप के बैग्स, गनी बैग बहुत अच्छे बैग्स होते हैं। मैट्स को बनाने के लिए, रोप्स बनाने के लिए, यर्न बनाने के लिए, कारपेट बनाने के लिए एंड अदर आर्टिफैक्ट्स को बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है कि किसको इन चीज़ों को बनाने के लिए क्या किसकी ज़रूरत है, आपको बोला जूट के बैग्स होते हैं। ड्यू टू इट्स हाई कॉस्ट इट इज़ लूजिंग मार्केट टू सिंथेटिक फाइबर्स एंड, ठीक है, इसका हाई कॉस्ट की वजह से इसका मार्केट जो हो रहा है थोड़ा सा कम होता जा रहा है और किसमें सिंथेटिक फाइबर्स की तरफ लोग जा रहे हैं एंड पैकिंग मटेरियल्स एंड पर्टिकुलर नायलॉन। याद रखना है कॉस्ट ज़्यादा है तो फिर इसमें प्रॉब्लम्स तो आ ही जाएगी। गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन एंड टेक्नोलॉजिकल मिशन ऑफ जूट एंड मेस्ता आर टू ऑफ द गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स टू बूस्ट जूट प्रोडक्शन इन द वर्ल्ड। अगर याद रखना है रखो, नहीं याद रखना कोई ज़रूरत भी नहीं है। चेंजिंग क्रॉप पैटर्न्स ऑफ इंडिया, क्रॉप पैटर्न जो है इंडिया के वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। एक सेकंड रुको। अब नेक्स्ट जो है जहाँ से क्वेश्चन आपका 110% बनता है, 110% की मैं बात कर रहा हूँ, वो कोई भी एग्ज़ाम हो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको नाम दिया जाता है ग्रीन रेवोल्यूशन। प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करने के लिए कौन कौन से मेथड्स किए गए हैं एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने के लिए? सबसे पहला मेथड ग्रीन रेवोल्यूशन है। फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन ऑफ इंडिया कौन है, वर्ल्ड का कौन है, ये समझना ज़रूरी है। ज्यूरिंग 1960, यहाँ पर लिखो एक क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्रॉप्स के साथ एग्रीकल्चर के साथ तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ग्रीन रेवोल्यूशन ज्यूरिंग 1960s व्हीट एंड राइस प्रोडक्शन इंक्रीज्ड ड्रास्टिकली एंड ड्यू टू दिस अमेरिकन साइंटिस्ट डॉक्टर विलियम गुड टर्म्स इट एज ए ग्रीन रेवोल्यूशन। यहाँ पर क्या कहना चाह रहा हूँ मैं ये बोल रहा हूँ 1960s, मैंने पहले ही बोला था ग्रीन रेवोल्यूशन। कल अगर आपने कल वाला लेक्चर सुना होगा, इसका प्लानिंग मैंने बताया था, प्लानिंग उस मार्केट, उसमें मैंने बोला था कि 1960s में वीट और राइस की प्रोडक्शन जो है ड्रास्टिकली इंक्रीज हो गई है एंड ड्यू टू दिस, इसकी वजह से जो अमेरिकन साइंटिस्ट है जिसका नाम है डॉक्टर विलियम इसका नाम है, ठीक है, इसने इसको नाम दिया है ग्रीन रेवोल्यूशन। क्वेश्चन पूछा जाएगा 1960s में जो है राइस और वीट की प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है और उसके बाद जो अमेरिकन साइंटिस्ट जिसका नाम था डॉक्टर विलियम, उसने इसको नाम दिया गया है ग्रीन रेवोल्यूशन, ठीक है। उसके बाद ए नंबर ऑफ न्यू हाइब्रिड सीड्स वर इंपोर्टेड फ्रॉम मैक्सिको। क्वेश्चन ये पूछा जाता है जो सीड्स लाए गए हैं ग्रीन रेवोल्यूशन के लिए, ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया, उसमें सीड्स यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। वो सीड्स कौन सा होता है आगे बताऊंगा मैं, लेकिन सीड्स लाए कहाँ से? हाइब्रिड सीड्स जिनको नाम बोला जाता है, हाइब्रिड्स लाए गए हैं, लेकिन कहाँ से लाए आपको बोला मैक्सिको से। याद रखना, इसको हाईलाइट करो, मैक्सिको, जहां पर भी ऑप्शन में मैक्सिको देखोगे याद रखना। उसके बाद द मेन एम ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन वेयर डिक्रीजिंग द अनसर्टेनिटीज इन एग्रीकल्चर, इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड इनकरेजिंग द रूरल डेवलपमेंट। ग्रीन रेवोल्यूशन का एम क्या था, क्या मेन फोकस था? मेन एम ये था कि जो अनसर्टेनिटीज थी किसमें, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन में, उन अनसर्टेनिटीज को क्या किया जाए, रिड्यूस किया जाए, डिक्रीज किया जाए। फिर क्या करना चाहिए, किस पे ध्यान देना चाहिए हमें, इंक्रीज करना चाहिए प्रोडक्शन और प्रोडक्ट एग्रीकल्चर। तो जो भी अनसर्टेनिटीज है, अनसर्टेनिटीज को रिड्यूस करना, ये मेन एम था। किस पे फोकस करना, प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन को इंक्रीज करना है, किस सेक्टर में, एग्रीकल्चर सेक्टर में, और रूरल डेवलपमेंट को हमें ज़्यादा से ज़्यादा इंकरेज करना है, रूरल एरियाज को ज़्यादा से ज़्यादा हमें इंकरेज करना है एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के लिए। दिस मोमेंट, ठीक है, मूवमेंट हैज़ बीन सक्सेसफुल इन लार्ज एक्सटेंट इन अचीविंग इट्स एम्स। और जब ये ग्रीन रेवोल्यूशन लाया गया है, इसका जो ये एक सक्सेस रहा है काफ़ी एक्सटेंट तक, ठीक है, जो भी इसका एम था, जो भी इसका फोकस था, उसने वो अचीव किया है। इन इंडिया द प्रोडक्शन, ठीक है, द प्रोडक्शन ड्यूरिंग द डिकेड ऑफ 1956 से लेकर 1966, मतलब 10 साल की बात, एक डिकेड की बात करें, ठीक है। The production during the decade of 1950 was 17 billion tons, which increased to 449 billion tons in 1966-1967। देखो 1956 से लेकर 1966 तक अगर देखा जाएगा, इस 10 साल के अंदर इंडिया में 17 मिलियन टन्स जो था किसकी प्रोडक्शन थी, राइस की प्रोडक्शन। लेकिन 1966 और 1976, ठीक है, 76 मतलब इस डिकेड में फिर
इन 10 सालों में ये क्या होने लगा, 17 से कितना हो गया 49, मतलब काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्शन आप खुद देख सकते हो, मतलब 3 टाइम्स प्रोडक्शन जो है बढ़ती गई है। इंडिया बिकम्स सेल्फ रिलायंट इन द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स फॉर द फर्स्ट टाइम। ये एक ऐसा डिकेड था 1966 1976, मतलब ये 10 साल का गैप, इसमें इंडिया जो है फूड ग्रेन्स के रिलेटेड क्या रहा, एक सेल्फ रिलायंट बना। ये आपको याद रखना है कौन सा पीरियड था। उसके बाद in India, credit goes to Dr. M.S. Swaminathan, who is considered as the father of Green Revolution (SSB). ये क्वेश्चन उसका हॉट बनता है कि डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन जो है इसको बनाया गया है या बोला गया है फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। बिसाइड्स हिम अमेरिकन प्रोफेसर जिसका नाम है नॉर्मन बोरलॉन्ग, आप देख सकते हैं नॉर्मन बोरलॉन्ग आल्सो प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन इट। नॉर्मन बोरलॉन्ग जो है इसने भी एक इम्पॉर्टेंट रोल इसमें प्ले किया है। तो दैट मीन्स इंडिया के परस्पेक्टिव में, दैट मीन्स फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया M.S. स्वामीनाथन, याद रखना। जनरल में अगर लिखा जाएगा फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, आपको बोलना है नॉर्मन बोरलॉन्ग। कंफ्यूज नहीं होना, मैं रिपीट कर रहा हूँ स्टेटमेंट्स को, आई एम रिपीटिंग द सेम स्टेटमेंट। अगर आपको क्वेश्चन मिलेगा फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया, आपको बोलना है डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन। इफ द सेम क्वेश्चन इज बीइंग आस्क्ड लाइक दिस, हु इज द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, इंडिया मेंशन नहीं किया है, तो आपको बोलना है नॉर्मन बोरलॉन्ग। ठीक है, यहाँ पर मैप में आपको दिखाऊं, यहाँ पर आप देख सकते हो, देखो यहाँ पर जो ये पूरी स्ट्रिप है, ये पूरी स्ट्रिप जो है, यहाँ पर हमें ग्रीन रेवोल्यूशन वाले एरियाज देखने, ये तो एक्चुअली पंजाब हरियाणा और यूपी है। ये क्या है, ये पंजाब हरियाणा और यूपी हैं। ठीक है, और राइस कल्टीवेशन की गई है कुछ स्टेट्स में, आप देख सकते हो इन वाले रीजन्स में, ये जो है कोस्टल रीजन्स में यहाँ पर। तो ये मेजर आपको याद रखना है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, सॉरी पंजाब हरियाणा यूपी। क्वेश्चन पूछा जाता है किस किस स्टेट में ग्रीन रेवोल्यूशन का फायदा हुआ, पंजाब हरियाणा यूपी में है, और ये फिर प्रॉस्पेरस स्टेट्स बन गए काफ़ी ज़्यादा एग्रीकल्चर सेक्टर्स को लेकर। लेकिन उसके बाद एक और चीज़ आया जिसको बोला जाता है कॉल फॉर एवर ग्रीन रेवोल्यूशन, आपने पढ़ा भी होगा, एक तो ग्रीन रेवोल्यूशन, दूसरा एवर ग्रीन रेवोल्यूशन। द pioneer ऑफ इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन M.S. स्वामीनाथन, प्रेजेंटली चेयरमैन ऑफ नेशनल कमीशन ऑन फार्मर्स, गेव ए न्यू कॉल फॉर ग्रीन रेवोल्यूशन। क्वेश्चन पूछा जाएगा ये न्यू कॉल किसने दी है, एवरग्रीन न्यू कॉल दी है रिलेटेड टू एवर ग्रीन रेवोल्यूशन, आपको बोला M.S. स्वामीनाथन। फॉर डबलिंग द प्रेजेंट प्रोडक्शन लेवल ऑफ फूड ग्रेन, जो भी इनका सपोज इनके पास 1000 टन्स, अगर हम बात करेंगे मिलियन टन्स ऑफ राइस है इनके पास सपोज आज। अब इसने क्या बोला, इसने बोला कि अब हमें क्या करना चाहिए, हमें टारगेट ये रखना चाहिए, हमें इसको डबल करना है, दैट मीन्स 2000 मिलियन टन्स इसको बनाना है। ठीक है, जिसको इसने नाम दिया है एवरग्रीन रेवोल्यूशन, जितना भी था इनके पास, अब उसने बोला इसको डबल करना है, और उसी डबलिंग को ही बोला जाता था एवरग्रीन रेवोल्यूशन। किसमें, फूड ग्रेन्स को डबल करना है, और इस फूड ग्रेन्स में राइस और वीट आ जाएगा। फॉर मेकिंग एवरग्रीन रेवोल्यूशन ए सक्सेस, एवरग्रीन रेवोल्यूशन को सक्सेस बनाने के लिए, डबल प्रोडक्शन करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, ही स्ट्रेस्ड ऑन अडॉप्टिंग बीस्ट, ठीक है, बीस्ट साइंटिफिक टेक्निक्स एंड प्रमोटिंग ऑर्गेनिक फार्मिंग। इसने बोला हमें एक टेक्निक यूज करनी है जिसको बोलते हैं बीस्ट साइंटिफिक टेक्निक, और इसने बोला इसके लिए हमें एक फार्मिंग करनी है जिसको बोलते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में जो है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में से एक स्टेट ऐसे जिसको बोला जाता है, ठीक है, वो ऑर्गेनिक फार्मिंग में नंबर 1 है, वो शायद मिजोरम है। ठीक है, जो और मिजोरम या मणिपुर है उसको ऑर्गेनिक फार्मिंग का टैग मिला है, वो सबसे ज़्यादा वहाँ पर ऑर्गेनिक फार्मिंग देखने। ही आल्सो मेंशन्ड 4 प्रीरिक्विजिट्स फॉर गेटिंग द सक्सेस, इसने बोला कुछ 4 रिक्विजिट्स, इसने बोला प्रीरिक्विजिट्स लेना ज़रूरी है जिससे हम इस एवरग्रीन रेवोल्यूशन को सक्सेस बना सकते हैं। इसने बोला प्रमोटिंग सॉयल हेल्थ का होना ज़रूरी है, सॉयल हेल्थ का होना ज़रूरी है। और आपको पता भी है फिर 2016 में आपने देखा होगा एक न्यूज़ आई थी, सॉयल हेल्थ कार्ड मिशन आ गया था, उससे पता चलेगा फार्मर्स को हमारी सॉयल जो है, सॉयल का सैंपल लेना होता है और उसको टेस्टिंग की जाएगी और उनको पता चलेगा हमारी सॉयल जो है क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, क्या क्या न्यूट्रिएंट्स हैं, इसके अंदर क्या हम प्रोड्यूस कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। मतलब कि ये ध्यान में रखना है जब भी आप इसको प्रोडक्शन करोगे आपको सॉइल का हेल्थ पता होना चाहिए। प्रमोटिंग लैब टू लैंड एग्जीबिशंस प्रमोट करना। मेकिंग रेन वाटर हार्वेस्टिंग कंपलसरी, डेफिनेटली जब तक वाटर नहीं होगा, क्योंकि मानसून के ऊपर तो डिपेंड कर नहीं सकते, मानसून कभी डिले होता है कभी जल्दी आता है जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो मतलब ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग कंपलसरी, मतलब रेन वाटर हार्वेस्टिंग का मतलब क्या होता है, अगर आपके पास ये घर है, घर के ऊपर आपका ये छत है,
जब भी पानी, जब भी वाटर हो जाएगा, जब भी मानसून आएगा या जब भी बारिश होती है, पूरा वाटर जो है आपके छत पे आ जाएगा। वो इन द फॉर्म ऑफ टैंक बना लो आप ऊपर, या आप क्या करो फिर इसको पाइप जोड़कर यहाँ से लेकर आओ, वो पानी नीचे आ जाएगा ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से। फिर यहाँ पर क्या करो, अंडरग्राउंड टैंक आप बना सकते हो, ये पानी उसके अंदर आ जाएगा, या आप इसी पानी को आगे पाइप्स के थ्रू फील्ड्स में लेकर जा सकते हो। मतलब ये है कि इसने किस पे फोकस किया है, एवरग्रीन रेवोल्यूशन को अचीव करने के लिए। आपको अगर मेंस में क्वेश्चन आ जाएगा तो आप लिख सकते हो, व्हाट वर द इंपॉर्टेंट प्रीरेक्विजिट्स फॉर गेटिंग द सक्सेस इन द एवरग्रीन रेवोल्यूशन। आपको बोलना है प्रमोटिंग सॉइल हेल्थ कार्ड, लैंड टू लैब एग्जीबिशन, मेकिंग रेन वाटर हार्वेस्टिंग कंपल्सरी, प्रोवाइडिंग क्रेडिट टू फार्मर्स ऑन स्टेबल कंडीशंस। जब भी कोई इश्यूज होंगे फार्मर्स के साथ, कुछ क्रिटिकल कंडीशंस हो जाए, कुछ स्टेबल कंडीशंस हो जाए, उन कंडीशंस में फार्मर्स को क्रेडिट प्रोवाइड किया जाएगा। जैसे अगर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन करें, उनको कुछ लोन चाहिए, ठीक है, वो उनको मिलना चाहिए, क्योंकि वो फर्टिलाइजर्स लाए, खाद लाए, जो भी होगा उनको। ऑपरेशन फ्लड एक और टॉपिक है इसी के साथ, ये तो हो गया ग्रीन रेवोल्यूशन। ऑपरेशन फ्लड का मतलब होता है, ये मिल्क प्रोडक्शन की बात की जा रही है, मतलब जिसको बोला जाता है आप वाइट रेवोल्यूशन भी, ठीक है। वाइट रेवोल्यूशन मतलब ऑपरेशन फ्लड, फ्लड लाओ, किसका फ्लड लाओ, दूध का फ्लड लाओ, तो इसको वाइट रेवोल्यूशन भी बोल सकते हैं। यहाँ पर यही लिखा है, वाइट रेवोल्यूशन इज एसोसिएटेड विद ए शार्प इंक्रीज इन मिल्क प्रोडक्शन ड्यूरिंग 1964 टू 1965। इस साल के अंदर क्या हुआ, इंटेंसिव कैटल डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसको ICDP वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द कंट्री, इन विच ए पैकेज ऑफ इम्प्रूव्ड एनिमल हस्बेंड्री वाज गिवन टू कैटल ओनर्स फॉर प्रमोटिंग वाइट रेवोल्यूशन इन द कंट्री। इस ICDP जो स्कीम लाई गई है, प्रोग्राम लाई, इसमें क्या किया गया है कंट्री के अंदर, इसमें एनिमल हस्बेंड्री को इम्प्रूव किया गया, एनिमल हस्बेंड्री को ज़्यादा फोकस किया गया है, जिसकी वजह से जो कैटल ओनर्स हैं, ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री वाज गिवन टू कैटल ओनर्स फॉर प्रमोटिंग वाइट रेवोल्यूशन, सो दैट जो कैटल ओनर्स हैं वो सबसे से ज़्यादा क्या प्रमोट करें, वाइट रेवोल्यूशन, मिल्क की बात की जा रही है। लेटर ऑन टू एक्सेलरेट द पेस ऑफ वाइट रेवोल्यूशन, वाइट रेवोल्यूशन को पेस रखना, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करना। ए न्यू प्रोग्राम नेम्ड ऑपरेशन फ्लड वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द कंट्री, एक नया प्रोग्राम लाया गया जिसको होता है ऑपरेशन फ्लड, मतलब मिल्क प्रोडक्शन ज़्यादा होना। Operation Flood Program, which is the world's largest integrated dairy development program, was started in 1970। ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा गया है कि जो है नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम को स्टार्ट कब किया, आपको 1970s में। किसने किया, आपको बोला नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। डॉक्टर वर्गीस क्यूरिन जो हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, इसको बोला जाता है पायनियर ऑफ ऑपरेशन फ्लड, मतलब आप बोल सकते हो फादर ऑफ वाइट रेवोल्यूशन। आपको बोलना है डॉक्टर वर्गीस क्यूरिन। ग्रीन रेवोल्यूशन का कौन सा था, दो लोग थे, एक इंडिया में था MS स्वामीनाथन, और वर्ल्ड लेवल की बात करेंगे तो उसका नाम था नॉर्मन बोरलॉन्ग। तो लेकिन यहाँ पर जो वाइट रेवोल्यूशन की बात हाईलाइट किया हुआ है ऑलरेडी, इसको याद रखना है, ठीक है। इंडिया स्टैंड्स फर्स्ट इन द मिल्क प्रोडक्शन, ठीक है, US स्टैंड्स द सेकंड, इसको छोड़ो। लेकिन यहाँ पर ये तो हो गया ऑपरेशन। ब्लू रेवोल्यूशन आपको पता है, ब्लू रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू द फिश प्रोडक्शन, फिशेस की प्रोडक्शन करना है। ब्लैक रेवोल्यूशन आपको पता है, काला काला होता है, क्रूड ऑयल की बात की, इंक्रीज इन प्रोडक्शन द क्रूड ऑयल, मतलब जनरली क्रूड ऑयल में पेट्रोलियम की बात की जा रही है। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट रेवोल्यूशन है जहाँ से आपको क्वेश्चन बनेगा, ये तो आप बोल सकते हैं फैक्ट्स हैं, इनको फैक्ट्स याद रखने, इस टेबल को टिप्स बनना चाहिए। ग्रीन रेवोल्यूशन आपको पता है, फूड ग्रेन्स, व्हीट राइस की बात की जा रही है। वाइट रेवोल्यूशन मिल्क, येलो ऑयल सीड्स। ब्लू रेवोल्यूशन फिश, गोल्ड फ्रूट्स, एप्पल जिसको हॉर्टिकल्चर बोल सकते हो। पिंक, पिंक याद रखना, प्राण याद रखना, पीपी पिंक प्राण। ग्रे फर्टिलाइजर्स, ठीक है, फ्रेक फर्टिलाइजर्स याद रखना है। ग्रे का मतलब हो गया गर्ल, फर्टिलाइजर से लिया मैंने फ्रेंड, गर्ल फ्रेंड, ठीक है, गर्ल फ्रेंड याद रखना। ब्राउन रेवोल्यूशन नॉन कन्वेंशनल एनर्जी के लिए। सिल्वर रेवोल्यूशन ये आपको याद है चिकन एग्स के लिए, जो एग हो आपके पास चिकन है उसके लिए क्या है, ठीक है। फूड चेन रेवोल्यूशन, सेविंग फूड वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स फ्रॉम डिकेइंग। उसके बाद रेनबो रेवोल्यूशन याद रखना, रेनबो रेवोल्यूशन, रेनबो में क्या होता है, डिफरेंट कलर्स होते हैं, एमल्गेशन ऑफ डिफरेंट कलर्स ना, VIBGYOR, ठीक है, विबग्योर जिसको बोला जाता है, ये तो एमल्गेशन ऑफ डिफरेंट कलर्स का